आज हम लोग खान सर के क्लियर बुक से इकोनॉमिक्स में तीसरा टॉपिक अर्थव्यवस्था का प्रकार एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक खत्म कर चुके हैं, आज तीसरा टॉपिक है। चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, इसका सही आंसर होगा बी, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, आयात निर्यात बंद। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? इसका सही आंसर होगा सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न पूछा है बीपीएससी लेखा पदाधिकारी में, भारत में है, भारत में है, इसका सही आंसर होगा सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ है। मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? इसका सही आंसर होगा बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस प्रश्न का व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण विभान होते हैं। यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जो निजी व्यवसायों और राष्ट्रीयकृत सरकारी सेवाओं जैसे सार्वजनिक उपभोक्ताएं, सुरक्षा, सैन्य, कल्याण और शिक्षा दोनों को स्वीकार करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला प्रथम देश अमेरिका है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला प्रथम देश फ्रांस है। अगला पॉइंट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला प्रथम देश रूस है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। इसका आंसर होगा बी, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक है, इसका आंसर होगा बी, पूंजी अधिकय अर्थव्यवस्था है। सॉरी, इस प्रश्न का आंसर ए होगा, श्रम अधिकय अर्थव्यवस्था है। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्न में किस श्रेणी में भारत आता है? निम्न में किस श्रेणी में भारत आता है? इसका सही आंसर होगा सी, विकासशील देश में भारत आता है। अगला प्रश्न है, आज भारतीय अर्थतंत्र है। आज भारतीय अर्थतंत्र है, कैसा अर्थतंत्र है? आज भारतीय अर्थतंत्र है, कैसा अर्थतंत्र है? इसका आंसर होगा ए, विकासशील अर्थतंत्र है। अगला प्रश्न है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी इसका आंसर होगा डी, 2, 3 एवं 4 सही है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, स्वतंत्रता के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न रूप से व्याख्या कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न रूप से व्याख्या कर सकते हैं। इसका आंसर होगा बी, एक अविकसित लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुक्ता। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुक्ता। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी के कारण। अगला प्रश्न है 8 नंबर, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। इसका सही आंसर होगा बी, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा डी, किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही का सम्मिलित स्वामित्व है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारत को 2024 से 25 तक 55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जीडीपी की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा डी, 9% होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 11 नंबर, साम्यवाद
सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी, रूस देश में हुआ था। इस प्रश्न का व्याख्या को देखते हैं। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस देश में हुआ था। रूस में बोल्शेविक पार्टी ने लेनिन के नेतृत्व में 1917 में जार का शासन समाप्त कर विश्व के पहले समाजवादी राज्य रूस की स्थापना की घोषणा की। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जिन राष्ट्रों का प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद $580 से कम है वाले राष्ट्र कहलाते हैं। जिन राष्ट्रों का प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन $580 से कम है वाले राष्ट्र कहलाते हैं। इसका आंसर होगा सी, निम्न आय के कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा बी। आइए हम लोग मिलान करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कच्चे माल का निष्कासन होता है। बी में है पंचक, पंचक के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा 4 में मिलेगा उच्च स्तरीय निर्णयन होता है। सी में है तृतीय, तृतीय का होगा सेवा में, तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। डी में है द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसका मिलान होगा 1 में। प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग कच्चे माल का निष्कासन करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में हम लोग निर्माण का करते हैं, तृतीय क्षेत्र में हम लोग सेवा क्षेत्र को देखते हैं। अब पंचक में उच्च स्तरीय निर्णय लेते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, समाजवादी विचारधारा किसे स्वीकार नहीं करती है? समाजवादी विचारधारा किसे स्वीकार नहीं करती है? इसका आंसर होगा सी, निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करती है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर होगा सी, प्रतिस्पर्धा है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान उच्चतम से निम्नतम तक का सही क्रम चुनिए। सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक का सही क्रम चुनिए। इसका सही आंसर होगा ए, तृतीय क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं प्रश्न का। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान उच्चतम से निम्नतम तक निम्नलिखित है। पहला है सेवा क्षेत्र, यह भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान करता है जो लगभग 55% से अधिक है। दूसरा है उद्योग क्षेत्र, इसमें विनिर्माण और निर्माण जैसे उप क्षेत्र शामिल हैं जो जीडीपी में लगभग 29.3% का योगदान करते हैं। अगला है तीसरा कृषि क्षेत्र, यह जीडीपी में लगभग 16% का योगदान करता है और देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं? इसका आंसर होगा बी, क्या उत्पाद करना है, कैसे उत्पादन करके किसके लिए उत्पादन करना है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, एक बंद 3 क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में गुना का मूल इस पर निर्भर करता है। एक बंद 3 क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में गुना का मूल इस पर निर्भर करता है। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक पर। निवेश करने की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, आयात करने की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, शिखरों का स्तर पर। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? इसका आंसर होगा ए, विकास में सेवा क्षेत्र का नेतृत्व। अगला प्रश्न है 20 नंबर, एक अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यवहार करती है कहलाती है। एक अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करती है कहलाती है। इसका आंसर होगा बी, खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। हम इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के प्रश्नों को देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? इसका आंसर होगा बी, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। इसका आंसर होगा ए, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा डी, बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग तृतीय क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक गतिविधियों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? प्राथमिक गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा सी, शिक्षा देना नहीं, प्राथमिक में शामिल नहीं है बल्कि तृतीय में शामिल है।
अगला प्रश्न है, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर होगा सी, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है? इसका आंसर डी, 15% है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? इसका आंसर सी, 40%। अगला प्रश्न है 4था नंबर, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? इसका आंसर बी, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग द्वितीय क्षेत्र को देखेंगे। पहला प्रश्न है, विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा ए, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे का प्रयोग करके कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? इसका आंसर होगा ए, द्वितीय क्षेत्र। अब हम लोग तृतीय क्षेत्र को देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा बी, सेवा क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, इसका आंसर होगा डी, पशुपालन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय गतिविधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय गतिविधि नहीं है? इसका आंसर होगा सी, भ्रमण और निर्माण कार्य। अगला प्रश्न है 3 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद में 2021 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? इसका आंसर होगा सी, तृतीय क्षेत्र का था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? इसका आंसर होगा ए, सेवा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है 4था नंबर, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, इसका आंसर होगा सी, बढ़ जाता है। अब हम लोग अगला टॉपिक अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? इसका सही आंसर होगा ए, संगठित क्षेत्र में मिलता है। इसके व्याख्या को देखते हैं। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो सरकार के साथ पंजीकृत होता है और उस पर कई अधिनियम लागू होते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल आदि। इस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है और उन्हें कुछ निश्चित घंटों के लिए ही कार्य करना होता है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा बी, ठेकेदार के लिए काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर।